हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म का सिंगल पार्ट पढ़ करके आ गए थे और कंसंट्रेशन टर्म में हमने वेट बाय वेट परसेंटेज। गुड मॉर्निंग अगेन उदित जी। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में जो चीज पढ़ करके आ गए थे वो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ के आ गए थे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होना था वो स्टार्ट होना था पीपीएम और पीपीबी। अभी पीपीएम और पीपीबी है क्या चीज? पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये क्या चीज है और इनके जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और क्या ये सारे के सारे डाटा को हम एक साथ ला करके एक न्यूमेरिकल को सभी में प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो आज की क्लास में हम इसी चीज को देख रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीपीबी ऑब्लिक पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। आ रही है बात समझ में? पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। आ गई बात समझ में? सबसे पहले ये कंसंट्रेशन यूनिट किन के काम में ली जाती है? ये कंसंट्रेशन यूनिट हमेशा उन सॉल्यूट्स के लिए काम में ली जाती है जो बहुत ही लिटिल बिट क्वांटिटी में होते हैं, या हम लेबोरेटरी में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करने के दौरान अगर हमें कोई सब्सटेंस मिल रहा है और वो सब्सटेंस बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में हो, लाइक मिलीग्राम में हो, तो क्या हम उस मिलीग्राम क्वांटिटी से सारे फिजिकल डाटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे फिजिकल डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अमाउंट ज्यादा चाहिए, लेकिन अमाउंट तो बहुत कम मिला है। तो फिर इसके लिए स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके लेबोरेटरी में रख देते हैं और उस स्टॉक सॉल्यूशन से हम सारे फिजिकल डाटा को धीरे धीरे नीड के अनुसार, जैसी जैसी आवश्यकता होती है, जैसे जैसे नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आराम से उसके फिजिकल, पीने के पानी में क्लोरीन गैस कितनी मिला रही है या फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है तो वाटर में कितना कर रहा है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन मिलाई तो कितनी मिलाई, ये सारी कंसंट्रेशन हमेशा पीपीएम में होती है। क्लियर है? तो पीपीएम और पीपीबी ये जो चीजें हैं आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, पीपीबी और पीपीएम, दिस कंसंट्रेशन यूनिट, मैं कह रहा हूं कि दिस कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड, आ रही बात सुन, ये कंसंट्रेशन यूनिट जो हमेशा यूज में ली जाएगी इन द सॉल्यूशन in the solution in which the amount of solute जो सॉल्यूट का अमाउंट है, आ गई बात समझ में, इज वेरी लेस। क्या होगा? सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा। आ गई बात समझ में? अब मैं ये कहूं कि साहब ये यूनिट कहां काम आती है, तो मैं ये कहूंगा जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द हार्डनेस ऑफ वाटर, या मैं कहूं कि मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, गैस के मिक्सचर में इस यूनिट को काम में लेते हैं और ये पता लगा देते हैं कि कौन सी गैस कितना उसमें डिसॉल्व है या आपस में मिक्स है, कितना पीपीएम की क्वांटिटी में वो मिक्स है। बात समझ में आ रही है? या फिर यूज टू रिप्रेजेंट hardness of water, hardness of water, used to represent hardness of water। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब मैं ये कहूं कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिफाइन मैं करूंगा कैसे? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको डिफाइन करूंगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, it is defined as mass of solute, it is defined as mass of solute in gram present in 10 to the power 6 ऑब्लिक 10 to the power 9, 10 to the power 6 के लिए, पीपीएम के लिए
पीपीएम ऑब्लिक पीपीबी लिख देता हूं ताकि आपको पता पड़े। मिलियन और बिलियन, 10 टू द पावर 6 मतलब मिलियन और 10 टू द पावर 9 मतलब मिलियन। आ गई बात समझ में? ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूं कि वास्तव में मेरे पास में ये जो चीज है, क्लियर है, ये जो चीज है क्लियर है कि 10 टू द पावर 6 का मतलब हो गया आप लोगों के पास में 1 मिलियन, 1 मिलियन, और इसका मतलब हो गया 1 बिलियन, और 1 बिलियन का मतलब हुआ, आ रही बात समझ में? 10 लाख, आ रही बात समझ? 10 लाख और ये 10 टू द पावर 6 का मतलब हो गया। तो क्या मतलब रहा इनका? मैं ये कहना चाहूं कि सबसे पहले अगर मैं पीपीएम की बात कर लूं तो वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन WA प्लस WB इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर मैं पीपीबी की बात कर लूं तो वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9 ग्राम। बोलो, बात समझ में आई? अब इसी चीज को मैं ये कहूं कि पीपीएम इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 कह सकता हूं क्या? और मैं यहां पर कहूंगा कि पीपीबी इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 कह सकता हूं क्या? जैसे मैंने ये चीज कही है, क्या अब आप आराम से देख करके मुझे बताओ, ये चीज क्या आपके पास में वेट बाई वेट परसेंटेज बन गई? तो मैं कह सकता हूं कि पीपीएम इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4। से यस या नो? अगर मैं यहां कहूंगा कि पीपीबी विल इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये बनेगा पीपीएम, बड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरी चीज आपके पास में बन गई है पीपीएम इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर है क्या बेटा? अब आप एक बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीपीबी इज इक्वल टू पीपीएम, और पीपीएम कितना है? वेट बाई वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मैं कह सकता हूं कि पीपीबी इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10 टू द पावर 7। डन। अब मुझे यहां से अगर वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना हो तो मैं कह सकता हूं पीपीएम इंटू 10 टू द पावर -4। ये लीजिए पहला, ये लीजिए दूसरा। बात समझ में आई? क्या मैं यहां से वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू पीपीबी इंटू 10 टू द पावर -7 भी लिख सकता हूं क्या? उदित, समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? आ रही है। अब मैं इसी चीज को और आगे बढ़ा देता हूं, इसी चीज को और आगे बढ़ाता हुआ आपको समझाता हूं कि क्या मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं क्या? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। ये हम पढ़ करके आए हैं फॉर्मूला। क्लियर है क्या बेटा? तो 101% आपको वेट बाई वेट डेंसिटी तो ये रही, ठीक है? अरे भाई वेट बाई वेट परसेंटेज तो ये रहा, और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी लगाना है। तो क्या मैं इसी चीज को वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? पीपीएम इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मैं इस पीपीएम सॉल्यूशन की ओहो वेट बाई वेट परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या? और इसी चीज से मैं इसकी भी वेट बाई वेट में कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या? आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है बेटा? बोलो, यहां तक कि आपको कहानी समझ आ रही है? ये आप कॉपी कीजिएगा 1 मिनट के लिए, आप ये कॉपी कीजिएगा। हेलो हेलो,
हाँ बेटा, यहां तक मेरी बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई उदित? आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस चीज को हम देखते हैं कि अब हमें आगे करना क्या है। क्लियर है? आगे अब हम इसी तरह के क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं कि अब हमें आगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल ली। क्या मैं यहाँ पर भी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? ओहो, पीपीबी इंटू 10 टू दी पावर -7 वेट बाय वेट मेरे पास में ये और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो क्या मैं एक ही क्वेश्चन से जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पीपीएम में दिया गया था, क्या मैं उससे वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? ये लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई है क्या? ये दोनों का रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियर है क्या कि वी कैन कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? ये सारी चीज आपको बिल्कुल क्लियर है? ये सारी डेफिनेशन क्या आपको बिल्कुल क्लियर है कि डेफिनेशन में किस तरीके से काम में ले रहा हूं? पीपीएम और पीपीबी की ये मैं कहां कहां काम में ले रहा हूं? मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, यूजनेस किसके लिए? यूज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस के लिए। और मैंने क्या कहा? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक पीपीएम और पीपीबी पहली कंसंट्रेशन टर्म और जिनसे मैंने ये चीज जनरेट की है, मैं ये समझता हूं कि आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ता हुआ इसके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट करता हूं। बड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, लेकिन उन सभी न्यूमेरिकल्स में हम डिफरेंट वैरायटी की सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं ये कहूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये ले लेता हूं 0.2 ग्राम। कितना ले रहा हूं मैं? 0.2 ग्राम फ्लोराइड इज प्रेजेंट, फ्लोराइड is present in 500 gram of toothpaste. आ रही बात समझ में? एक 500 ग्राम का टूथपेस्ट है। क्लियर है बेटा? 500 ग्राम के टूथपेस्ट के अंदर 0.2 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट है। अगर आप घर पे कोलगेट वगैरह करते हो तो आज उठाना उस कोलगेट वगैरह को, उसको पलटना और पीछे उसके देखना, वहां फ्लोराइड की कंसंट्रेशन आपको लिखी हुई मिलेगी। क्लियर है ना? वो कितना ग्राम उसने दे रखा है, वो वहां पर कंसंट्रेशन हमेशा पीपीएम में लिखता है। वो कैसे लिखता है, कैसे कैलकुलेट करता है? आगे बात समझ। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, मैं कह रहा हूं डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन, पहला जो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बेटा? वेट बाय वेट परसेंटेज, ये लीजिए। नंबर सेकंड मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे इसकी पीपीएम भी निकाल के दिखाओ और थर्ड मैं ये कहूंगा कि इसकी पीपीबी बताओ। क्लियर है क्या बेटा? तो बताओ क्या अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो? बोले यस कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले इसकी पीपीएम निकालनी आनी चाहिए। पीपीएम कितना है? ओहो 0.2 और टोटल सॉल्यूशन दिया है 500 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये लीजिए, सबसे पहले मैं ये कर दूं और जैसे ये कर देता हूं तो क्या मैं बड़ी आसानी से अब इसको, आ रही है बात समझ में? बड़ी आसानी से मैं इसको सॉल्व कर लूं तो 2 अपॉन ये लीजिए 5000 और 5000 को मैं लिख देता हूं इंटू 10 टू दी पावर 3 और ऊपर ये 10 टू दी पावर 6। तो अगर मैं इससे काट दूंगा तो ये बचेगा 3। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? ये कितना बचेगा ऊपर 3। और जैसे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं
तो ये बचेगा 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है क्या? ये आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 400 ppm। ये लीजिए, सबसे पहले जो उस 500 ग्राम टूथपेस्ट में मेरे पास फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 400 ppm। अब जैसे ही 400 ppm मुझे पता पड़ गया, तो दूसरा, क्या मैं वेट बाई वेट परसेंटेज बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? और वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ppm इंटू 10 टू द पावर -4 डालूंगा क्या? और जैसे ही मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, ppm इंटू 10 टू द पावर -4, तो क्या मैं इस आंसर के अंदर लिख सकता हूं क्या 400 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूं क्या 4 इंटू 10 टू द पावर -2 वेट बाई वेट परसेंटेज होगी। क्या मैं अब इसका तीसरा पॉइंट इसी तरीके से पीपीबी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? आइए, और पीपीबी के लिए बड़ा ध्यान से समझिए, वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10 टू द पावर 7, क्लियर है क्या? तो वेट बाई वेट परसेंटेज मेरे पास में कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर, आ रही है बात समझ में, -2, क्लियर है? तो वेट बाई वेट परसेंटेज मेरे पास में आया 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू, फॉर्मूले में आओ और वापस देखो, इंटू 10 टू द पावर 7। अगर आप पीपीबी निकाल रहे हो तो वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10 टू द पावर 7। तो क्या मैं यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकता हूँ क्या? तो मेरे पास में जो आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये लीजिए, पहले ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई क्या? बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन, उस छोटे से क्वेश्चन पे क्या ये आपको सारी चीज समझ आ गई क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं अगला इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन था। आइए इसी तरीके से अब आप दूसरे क्वेश्चन को लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप मुझे फटाफट फटाफट दोगे। मैं कहता हूं कि 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, आ रही है बात समझ में? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 kg of सी वाटर। समुद्र के जल में जो ऑक्सीजन है उसको कैलकुलेट किया गया है कि वो 1 kg में कितनी है? 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3। आ गई बात समझ में? सी वाटर। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ, determine the concentration of oxygen। आ गई बात समझ में? ऑक्सीजन। अब कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन पहला आपको निकालनी है पीपीएम, नंबर 2 पीपीबी, नंबर 3 आपको निकालनी है वेट बाय वेट परसेंटेज, क्लियर है? और नंबर 4 आपको निकालनी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इफ मैं ये मान लेता हूं कि इफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज एक्स, अगर डेंसिटी मैंने आपको एक्स दे दी तो अब आप आराम से क्या मुझे ये चीजें भी दे सकते हैं क्या? ये लीजिए। तो क्या मैं अब यहां पर आंसर लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले क्या मैं बड़े प्यार से नंबर 1 पीपीएम को कैलकुलेट कर लूं, जो कि 5 कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1 kg, और 1 kg का मतलब हो गया 1000 इंटू 10 टू द पावर 6। तो बड़ा ध्यान से देखिए, 10 टू द पावर -3 ऊपर गया तो अगेन 10 टू द पावर -3, और ये मिलाकर के कैंसिल आउट, तो सीधा मेरे पास आंसर क्या गया 5.8 ppm। ये लीजिए, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है 1 kg सी वाटर में, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 5.8 ppm। नंबर 2, अब मैं निकाल लेता हूं वेट बाय वेट परसेंटेज, और वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होती है ppm इंटू 10 टू द पावर -4। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये लीजिए आंसर। थर्ड, अगर मैं बात करूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो लुक अभी भी आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख करके आए हैं
कि वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और वेट बाय वेट परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट किया है, ओहो, जो वेट बाय वेट परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया है 5.8 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डेंसिटी को एक्स माना है। तो क्या मैं यहाँ पर डेंसिटी एक्स रख करके सीधा आंसर दे सकता हूं क्या? और 4 पॉइंट मैंने आपसे पूछा है, क्या पूछा है? पीपीबी। तो आप जानते हैं कि पीपीएम इंटू 10 टू द पावर 3 पीपीबी होता है। पीपीएम की वैल्यू कितनी आई है? ये लीजिए 5.8 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आंसर। लो, सबसे पहली चीज, क्या ये आपको पीपीबी और पीपीएम क्लियर हुए क्या? कोई डाउट इनको समझने में? जल्दी बोलो। नो सर। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक उठाते हैं। हमारा अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला टॉपिक, अरे ये क्या हुआ भाई? अगला टॉपिक हमारा हम उठाते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा, ये लीजिए, बात कर रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोल फ्रैक्शन। और ढंग से इस मोल फ्रैक्शन को आप लोग समझना। ये मोल फ्रैक्शन है क्या चीज? क्लियर है क्या? द रेशियो ऑफ द मोल, मैं क्या कह रहा हूं? द रेशियो ऑफ द मोल, किस किस के रेशियो है? मोल के। किस किस के? मोल। द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। आ रही बात समझ में? ए कॉन्स्टिट्यूएंट, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट? एंड द टोटल, एंड द टोटल, आ रही बात समझ में? एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उसका कितना मोल, और टोटल मोल का रेशियो ही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। आ गई बात समझ में? इज नोन एज, क्लियर है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। मेरी बात समझ में आ रही है? द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड it denoted by capital X, is denoted by capital X। और हम इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल X से करेंगे। तो मेरी बात को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। अरे भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये कोई सॉल्यूशन है, क्लियर है? और सॉल्यूशन के मेरे पास में दो पार्ट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा मेरे पास में सॉल्वेंट। डन। सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, और सॉल्वेंट को अभी तक रिप्रेजेंट करता हुआ आया हूं मैं बी से। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इसके मोल होंगे Na। तो क्या मैं इसको WA/Ma रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और जो मेरे पास में सॉल्वेंट है इसके मोल होंगे NB। तो क्या मैं इसको बड़े आराम से WB/NB MB से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी है, क्या मैं XA इजिकल टू इस पर्टिकुलर सॉल्यूट के मोल्स और अपॉन टोटल मोल्स सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है Na प्लस NB लिख सकता हूं? इसी तरीके से यहां पर XB इजिकल टू NB अपॉन Na प्लस NB, क्या ये मेरे पास में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन मिल गए? और क्या ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस मुझे नजर आ गए हैं क्या? और मैं ये भी जानता हूं
कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट चाहे कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, सबके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या XA प्लस XB विल इक्वल टू ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि समेशन XI विल इक्वल टू 1, चाहे कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, सबके समेशन की वैल्यू मोल फ्रैक्शन की क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है? तो क्या मैं दूसरा पॉइंट ये कह सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। क्लियर है क्या? अरे बोलो, 0 से तो मैंने दोनों को ही बड़ा कर दिया, 1 से छोटी होगी। और पॉइंट थर्ड में क्या कहूंगा कि अगर मैंने मोल फ्रैक्शन को ही 0 ले लिया, क्लियर है, यदि मैंने मोल फ्रैक्शन x इजिकल टू 0 ले लिया, और फोर्थ पॉइंट में कहता हूं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने अगर 1 ले ली, तो मतलब क्या है, ये हमें राउंड में बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो मैं यहां पर कह दूं, अरे भाई यहां पर तो सब्सटेंस ही क्या हो गया, एब्सेंट, क्योंकि कोई सब्सटेंस ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालूंगा। और x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सब्सटेंस इज प्योर, खाली एक ही पड़ा है उसमें और कोई दूसरी चीज नहीं है। सब्सटेंस इज प्योर। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर मोल फ्रैक्शन है तो सब्सटेंस इज प्योर। तो मैं यहां पर इस चीज को कह सकता हूं कि XA इजिकल टू 1 माइनस XB और XB इजिकल टू 1 माइनस XA। अब यहीं से ही एक नई टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है, जिसको आप लोग आगे जाकर के पढ़ोगे, मोल परसेंट। बोले मोल परसेंट होगा क्या? जनरली मोल फ्रैक्शन जो भी आपके पास में आ रहा है, अगर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कहलाएगा मोल परसेंट। तो मैं ये कहूं कि मोल परसेंट ऑफ A विल इक्वल टू, तो आप कहोगे XA इंटू 100। इसी तरीके से मैं कहूं कि मोल परसेंट ऑफ B विल इक्वल टू, आप कहोगे कि XB इंटू 100। बोलो पहले मैंने ये क्या कहा, क्या ये मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई? अगर ये अच्छे से समझ में आ गई है तो आइए अब हम मोल फ्रैक्शन कुछ गैसियस रिएक्शन के ऊपर भी देख लेते हैं, जो हमारे बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। क्लियर है? आइए और समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से ये A और ये B, मान लीजिए कि ये B भी गैस है और ये भी एक गैस है। इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो क्या यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो गया होगा गैस का? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? तो मैं कहता हूं फॉर गैसियस मिक्सचर, किसकी बात कर रहा हूं? फॉर गैस यस मिक्सचर की बात कर रहा हूं। क्लियर है? बड़ा ध्यान से देखो, अगर ये गैस B इस कंटेनर में इंडिविजुअल प्रेशर डेवलप करती, तो क्या मैं गैस B के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलता? इसी तरीके से गैस A अगर इंडिविजुअली इस कंटेनर के अंदर प्रेशर डेवलप करती, तो क्या मैं इसको पार्शियल प्रेशर A कहता क्या गैस का? लेकिन इस टोटल कंटेनर के अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा, क्या वो P टोटल विल इक्वल टू PA प्लस PB के इक्वल होगा क्या, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ? और डाल्टन यही तो कहता है कि आपस में दो इमिसिबल गैसें अगर किसी कंटेनर में फिल हो, तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर, आ गई बात समझ में? पार्शियल प्रेशर आ गई बात समझ में, ऑफ A विल इक्वल टू PA, और मैं ये कह रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल इक्वल टू PB। तो टोटल कंटेनर का जो प्रेशर होगा, क्या वो इन दोनों के सम के बराबर होगा क्या? आ गई बात समझ? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ आ गई बात समझ में? और अगर मैं इस गैस A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लूं अब प्रेशर की टर्म में, तो इसका मोल फ्रैक्शन, जो इसका मोल फ्रैक्शन अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो एट द टाइम अब मैं X डैश A ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं गैसियस फेज में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने डैश लगा दिया। तो क्या बेटा, ये PA अपॉन
पी ए प्लस पीबी के इक्वल आएगा क्या? बोलो ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी काम में ले रहा हूं, तो क्या मैं इसको पी ए अपॉन पीटी लिख सकता हूं क्या? और जब मैं ऐसे लिख सकता हूं तो आप देखिएगा क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पी ए विल इक्वल टू एक्स डैश ए इंटू पीटी बन गया क्या? बोलो ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या मैं इसको एक्स डैश बी इज इक्वल टू पीबी अपॉन पी ए प्लस पीबी लिख सकता हूं क्या? और जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो पीबी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको पीबी अपॉन पीटी लिख सकता हूं? और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बोलिए ना, एक्स डैश बी इंटू पी टोटल बन गया क्या? तो यहां से क्या एक लॉजिक आप लोगों की समझ में आया क्या? पार्शियल प्रेशर जो मेरे पास में आया है पीपी मींस पार्शियल प्रेशर, चाहे वो ए का हो चाहे बी का हो, वो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के आया क्या? टोटल प्रेशर के इक्वल आया क्या? क्या मैं इसको यहां पर पी टोटल ना लिख करके आप लोगों के लिए टोटल प्रेशर लिख दूं? ये लीजिए, अगर मैं इस चीज को टोटल प्रेशर लिख रहा हूं तो शायद अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये रिलेशन। और जब ये रिलेशन समझ में आ गया होगा तो मैं कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल। ये लीजिए, चाहे कोई सा भी कंपोनेंट हो, ith प्रेशर इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई। क्या मैं इस तरीके से किसी भी गैस के कंप्लीट मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकता हूं? यहां तक क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बड़े आसान होते हैं, ग्राम में चीजें देगा, उनके आपको मोल निकालने फिर फ्रैक्शन निकालने। तो क्या मैं इस पे अपना टाइम खराब करूं? बोलो, या मैं सीधा कंसंट्रेशन टर्म में थर्ड में आगे आ जाऊं? बस मुझे इतना समझाना था कि मोल फ्रैक्शन जब आएगा तो आपको कैसी चीजें काम में लेनी है। यहां तक बोलो मेरी बात समझ में आ गई? और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने कह दिया 16 ग्राम इथाइल अल्कोहल 90 ग्राम वाटर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो 16 ग्राम अगर मैंने मिथाइल अल्कोहल दी तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो, इसी तरीके से 90 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करो। जब मोल आ जाते हैं तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और फिर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। बोलो, यहां तक कोई डाउट? कर लोगे न्यूमेरिकल? हाँ या ना में जवाब दो। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नई कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब हम नई कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखना, आज की क्लास में लगभग सभी कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारी हो जानी चाहिए। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे पहली चीज तो स्ट्रेंथ समझो कि स्ट्रेंथ है क्या चीज। क्लियर है क्या? स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना सॉल्यूट डाला, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट। आ गई बात समझ? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, वही क्या कहला रही है? स्ट्रेंथ। तो क्या मैं इसको लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दूं? मैं ये कहूंगा कि इट इज अमाउंट of solute present in per liter आ गई बात? प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आ गई बात? प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मैं उसी चीज को क्या कह रहा हूं? स्ट्रेंथ कह रहा हूं। तो देखिए, अब मैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को बनाना स्टार्ट करता हूं, समझिएगा। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को मैं शुरू से क्या मानता हुआ आ रहा हूं? WA। प्रेजेंट इन पर लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है बेटा? इन लीटर में। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है?
बड़ा ध्यान से देखना, वॉल्यूम इन लीटर है। अब इसी चीज को क्या मैं WA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर लिख दूं तो क्या ऊपर 1000 ले जाऊंगा? लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 लगाना पड़ेगा। क्या मैं अब इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? WA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो तुम सोच करके मुझे ये बताओ कि मेरे पास में ये चीज अब एट द टाइम क्या बन गई है? जल्दी बोलो। तो क्या मैं लिख सकता हूं? स्ट्रेंथ विल इक्वल टू, जल्दी बोलो ये क्या बन गया? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? ये लीजिए, तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। और आपको जानते हैं कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज विल इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी भी होता है। क्लियर है? तो क्या मैं स्ट्रेंथ को इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? वेट बाई वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 10। क्या ये भी मेरे पास में एक स्ट्रेंथ का ही फार्मूला जनरेट हो रहा है क्या? बोलो, यहां तक मेरा पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गया क्या? उदित और सिद्धार्थ दोनों जो उपस्थित हो वो आप मुझे बताइए, क्या ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यहाँ यस सर। नो सर। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और नई कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं और उससे खेलना सीखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट फॉर्मूले अगर याद है और हमें बनाना आता है तो हम क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी वैरायटी का क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, हम बड़ी आसानी से सारी इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नई कंसंट्रेशन टर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज कॉल्ड मोलरिटी। ये लीजिए, और इस मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ये मोलरिटी है क्या चीज? सबसे पहले इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। आ गई बात समझ में? तो मैं कहूंगा इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं क्या कहूंगा? इट इज द नंबर ऑफ मोल of solute present in या dissolved in, कुछ भी लिख सकते हो, present in या dissolved in। आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा ध्यान से समझना, ये पूरा टर्म को मैं बहुत बड़ी करूंगा। बड़ी इसलिए करूंगा क्योंकि मैं यहां पर कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम की जोड़ना स्टार्ट करूंगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे बहुत काम आएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ? तो यहां से आपको पीएच वगैरह भी थोड़ी थोड़ी निकालनी आनी चाहिए, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस आने चाहिए कि किस तरीके से मिक्सचर्स होते हैं। तो पहले हम इस टॉपिक को पूरा उठाते हैं और इसको उठा करके सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, इसने कहा है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो, ये कहानी जो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखी है पहले वो क्लियर हो गई? अगर वो क्लियर हो गई है तो मैं बड़ी आसानी से क्या अब इसको लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकता हूं, Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ या ना? तो देखिए, क्या मैं अब यहां पर Na इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख दूंगा तो क्या किसी सॉल्यूशन के अंदर डाले हुए सॉल्यूट के मुझे मोल मिल जाएंगे क्या? किसी भी सॉल्यूट के मोल मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं? सबसे पहली चीज ये आप लोगों के बात समझ में आई क्या?
हाँ या ना? अब बड़ा ध्यान से देखिए, कोई लेबोरेटरी में सिंटेक्स की टंकियां तो लगी हुई है नहीं कि हम डायरेक्ट लीटर में सारा काम करें कि भाई नाइट्रिक एसिड लिया तो 1 लीटर, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो 2 लीटर। हमारे पास तो सारी चीजें एमएल्स में होती हैं, और जो हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं वो सारी चीजें किस में काम कर रहे हैं? एमएल में काम कर रहे हैं। तो भाई अब हमें मोल की आवश्यकता नहीं है, हमें तो मिली मोल की आवश्यकता है। तो क्या मैं अब इस एन ए इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो मेरे पास में, अगर मैं इसको एमएल में कर दूं तो ये जो मेरे पास में मोल आएंगे, क्लियर है क्या बेटा? ये क्या आएंगे? मिली मोल। मिली मोल आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। क्लियर है क्या कि अगर जैसे ही मैंने इसको एमएल में कन्वर्ट किया लीटर से, तो 10⁻³ आ रही बात समझे, लगाऊंगा मतलब 1000 और वो इधर जाएगा तो 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब होता है मिली, और ये लग रहा है मोल, तो क्या कहलाएगा? मिली मोल। तो किसी भी सॉल्यूशन के अगर मुझे मिली मोल याद करने हैं तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? हमेशा एमएल में होना चाहिए। जबकि अगर मैं डायरेक्ट मोल कैलकुलेट कर रहा हूं तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास में जो एम है, मतलब मोलरिटी और वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हमेशा लीटर में रहेगा। बोलो पहली मेरी बात यहां तक आप लोगों के अच्छे से क्लियर हुई क्या? अगर ये बात मेरी क्लियर है तो अब मैं पॉइंट पर आगे बढ़ता हूं और आप लोगों से ये कहता हूं कि ये मिलीमोल होंगे और ये मोल होंगे। आइए अब मैं आपको कहूं कि मोलरिटी इज इक्वल टू एन ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 अगर मैं कर देता हूं तो क्या मेरे पास में जो वॉल्यूम है ये इन एमएल में आ गया क्या? ये लीजिए, ये मोलरिटी का फॉर्मूला एमएल में डिराइव कर लिया है क्या मैंने? अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं आगे बढ़ता हूं, इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं आगे बढ़ता हुआ इसके बीच में बनने वाले सभी रिलेशंस को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिएगा कैसे कि मेरे पास में मोलरिटी इज इक्वल टू WA अपॉन MA, मोल्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ रही बात समझिए, वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का। किसमें है बेटा? इन ml में है। लीजिए पहली चीज, आप लोगों के ये कहानी समझ में आ गई है क्या? अगर ये कहानी समझ आ गई है तो देखिए अब मैं इससे कितने सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूं। सिद्धार्थ, उदित, यहां तक कहानी समझ आ गई? यस सर। अब मैं यहां से सिद्धार्थ भाई सबसे माइक पहले कान से निकाल ले यार। 1 2 3 और ये 4, सॉरी 4-5 फॉर्मूले हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने ये कहा आपको कि कोई सॉल्यूशन बनाया है मैंने किसी सॉल्यूट को डाल करके और उसकी मोलरिटी इतनी है, तो आप मुझे ये बताइए कि उसका अमाउंट कितना डाला होगा सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का अमाउंट निकालने के लिए क्या मैं बड़ी आसानी से WA अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000 लिख सकता हूं क्या? और याद करने का तरीका क्या है? मामा V अपॉन 1000। बोलो पहला केस क्लियर हुआ? यहां तक आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे एक न्यूमेरिकल्स करा देता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर NaOH को डाल दिया, ये मेरे पास में 250 ml वाटर था और 250 ml वाटर में मैंने NaOH डाला और NaOH डाल करके मान लीजिए कि 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन बना लिया। तो मुद्दा ये है कि आपने ये NaOH कितना डाला, क्लियर है क्या? इसका WA ग्राम कितना होगा, क्लियर है बेटा? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पर WA इज इक्वल टू, देखो WA इज इक्वल टू आपको मोलरिटी कितनी दी गई है? नो डाउट कि मैंने दे दिया 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास 40 होता है इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 250 अपॉन 1000। ये लीजिए, इसको काट दूंगा, ये 4 टाइम्स का आएगा,
4 से ये 10 टाइम्स जाएगा तो 10 20, ये लीजिए ये 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम NaOH को डाल करके मैंने 250 ml का सॉल्यूशन बनाया है, उसकी मोलरिटी कितनी है? 2m। बोलो मेरी बात समझ आई क्या? बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके, कोई ज्यादा इसके ऊपर ब्रेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही आपको कोई ज्यादा टेंशन में आने की आवश्यकता होती है। आइए अब मैं अगले क्वेश्चन की आपसे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं और बात कर लेता हूं मोल और मिली मोल के बाद में। क्लियर है? बड़ा ध्यान से आप एक एक चीज को समझते जाइएगा। क्लियर है? अब बड़ा ध्यान से आप एक चीज को समझिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में ये मोलरिटी है, ये लीजिए WA, और मैंने यहां ले लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये लीजिए V लिख लेता हूं, ये सॉल्यूशन इन ml, और यहां पर मैं लिख लेता हूं 100, फिर लिख लेता हूं 10 और अपॉन मैं यहां पर लिख लेता हूं MA। तो शायद अब आपको कुछ बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा, और वो नजर ये आ रहा होगा कि मैं इस पूरी चीज को ओहो क्या कह सकता हूं? जल्दी बोलो, वेट बाय वॉल्यूम क्या कह परसेंटेज। सकता हूं इसको? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। शाबाश। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन MA। ये लीजिए, क्या मैं इससे अब बड़ी आसानी से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? तो अगर मुझे क्वेश्चन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिया गया है तो डायरेक्ट मोलरिटी निकाल सकता हूं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी पीछे कराए हैं, क्या उन सब की मोलरिटी भी निकाल सकता हूं क्या मैं अब? और अभी पढ़ के आए हो आप कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 ओहो इज कॉल्ड, आप देखिए, स्ट्रेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 विल इक्वल टू कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो क्या मैं यहां पर अब बड़े आराम से इस चीज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता हुआ मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन MA लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? तो बड़ा ध्यान से देखो, क्या अब मेरे पास में ये वाली चीज मोलरिटी, या मैं कहूं कि स्ट्रेंथ, विल इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बन रहा है क्या? मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बन रहा है क्या? बात मेरी समझ में आई क्या? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास आ रहा है क्या? बोलिए बेटा। अगर ये आ रहा है तो बड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैं ये भी जानता हूं क्या कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होता है? अरे होता है क्या? बोलिए। तो क्या मैं अब यहां पर मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन MA डाल करके क्या ये तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकता हूं क्या? बोलिए। ये पूरा मोलरिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर है क्या? कि अगर मेरे पास में वेट बाय वेट परसेंटेज दी गई हो, या मेरे पास में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी गई हो, या मेरे पास में कुछ भी दिया गया हो, तो क्या मैं बड़ी आसानी से यहां पर सारे मोलरिटी के फार्मूलों को बड़ी आसानी से डिराइव कर सकता हूं क्या? और किसी भी फॉर्मेट में मुझे न्यूमेरिकल्स दिया गया हो तो मैं हर एक फॉर्मेट में फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूं और उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कर सकता हूं। एनी डाउट बॉयज? से यस या नो? नो सर। आइए, तो मोलरिटी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लें। और टर्मिनोलॉजी क्या है? मैंने आपको कहा था, आप ध्यान से देखिए,
क्या मैंने आपको कुछ ऐसा कहा था क्या? क्या कहा था? जल्दी से बताओ। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, से यस या नो? तो मैं कहूंगा मोलरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ये टर्म किस पर डिपेंड करती है बेटा? कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। आ गई बात समझ? अब 1 मोलर लिख दूं या 1 एम ऐसे लगा दूं, या तो 1 मोलर लिख दूं या ब्रैकेट में 1 एम लिख दूं। इसका मतलब क्या हुआ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 molar present in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा वही 1 मोलर कहलाएगा। अब होता क्या है कि हम लोगों को कभी कभी लैंग्वेज में ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है। नंबर 1, बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। मैं कहूं सेमी मोलर सॉल्यूशन, क्या कहा मैंने? सेमी मोलर। और सेमी मोलर का मतलब होता है बेटा m/2, और m/2 का मतलब होता है 0.5 m। या तो वो इसमें लिख के दे या ऐसे लिख के दे या लैंग्वेज में लिख करके दे दे, सेमी मोलर तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो कह क्या रहा है। नंबर 2, सेमी मोलर के बाद में वो हमको कह सकता है पेंटीमोलर। पेंटीमोलर का मतलब होता है m/5। क्या होता है बेटा? m/5। और m/5 का मतलब होता है कितना? 5 to the 0.2 m। ये लीजिए। 3rd नंबर पे हमको कह सकता है पेंटामोलर, और पेंटामोलर का मतलब होता है डायरेक्टली 5 m। तो 5 moles of solute dissolved in 1 liter solution is called molarity। बात समझ में आ गई? ये लीजिए। नंबर 4 पर मैं आपसे बात कर लेता हूं डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर। 5th पर मैं बात कर लेता हूं सेंटीमोलर। 6th पर मैं आपसे बात कर लेता हूं मिलीमोलर। आओ पहले इनका मतलब समझते हैं। डेसीमोलर का मतलब होता है m/10, सेंटीमोलर का मतलब होता है m/100, और मिलीमोलर का मतलब होता है m/1000। क्लियर है? तो क्या मैं इसको 10 to the power -1 मोलर या फिर 0.1 m भी लिख सकता हूं? आया ना? क्या मैं इसको 10 to the power -2 मोलर या फिर 0.01 m भी लिख सकता हूं? इसको मैं 10 to the power -3 मोलर विल इक्वल टू -001 m भी लिख सकता हूं। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं 7 नंबर पर डेकामोलर। डेकामोलर, तो डेकामोलर का मतलब हो गया 10 m। बोलो कोई डाउट? ये मोलरिटी की टर्मिनोलॉजी समझने में आपको कोई तकलीफ आई क्या कि सेंटीमोलर क्या होगा, डेसीमोलर क्या होगा, पेंटामोलर क्या होगा? बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट है यहां तक? बोलो। नो सर। यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं और 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए देता हूं, फिर बाकी मुझसे अब खड़ा नहीं रहा, जरा पेन हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। देखिए मैं 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं आपको और देखिए क्वेश्चंस क्या है।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया मैंने लिए, इज डिजॉल्व्ड इन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इज डिजॉल्व्ड in sufficient amount of water, sufficient amount of water, तीस ग्राम यूरिया को मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लिया है टू प्रोड्यूस्ड 200 ml, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर डाल दिया है और क्या प्रोड्यूस कर लिया है मैंने इसको, प्रोड्यूस्ड 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। इतना ml वाटर डाला कि वो 200 ml बन गया, तो मैंने इसी लैंग्वेज को कहा है कि 30 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस्ड, हरी भाषा 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि मैंने 200 ml सॉल्यूशन बना लिया। अब आपको निकालना क्या है, नंबर 1 क्लियर है। सबसे पहले आपको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 2 पर निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज, नंबर 3 पर आपको निकालना है मोलरिटी, क्लियर है क्या। नंबर 4 पर आपको निकालना है स्ट्रेंथ। ये लीजिए, अपन सारी चीजें निकालते हुए साथ साथ चलते हैं, क्लियर है क्या बेटा, बोलो। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं और कैसे मोलरिटी स्ट्रेंथ वगैरह को मैं कैलकुलेट करूं, मैं चाहूं तो आपसे यहां पर मोल फ्रैक्शन वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करवा सकता हूं, क्लियर है, बोलिए। तो अंडरस्टूड है कि मेरे पास सबसे पहले ये पहचान में आना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो अंडरस्टूड है कि मेरे पास में यूरिया क्या आ गया, 30 ग्राम यूरिया, ये मेरे पास में सॉल्यूट है, बात समझ में आ रही है। 30 ग्राम यूरिया मेरे पास में क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर मेरे पास में क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, बात समझ आ रही है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज अगर मैं निकालूं पहले, ये लीजिए यहां पर सॉल्यूशन डालता हूं, वेट बाय वेट परसेंटेज को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, नो डाउट ये लीजिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या मेरे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है मुझे 30 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 200 ml इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहा हूं इसलिए 100, तो क्या मेरे पास में डायरेक्ट आंसर 15 ml आ जाएगा क्या, ये लीजिए, ये 200 से 200 कैंसिल आउट और ये 2 से कट करके 15, तो बताइए क्या मेरे पास में सीधा आंसर 15% आ जाएगा क्या। तो इस सॉल्यूशन का जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 15% होगा। नंबर 2, अब आप ये कहोगे कि सर वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्लियर है क्या। तो अभी भी आप देख करके आए हो भाई कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होता है। क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। तो मैं ये मान लेता हूं कि डेंसिटी x है, इफ डेंसिटी इक्वल टू x किसकी है, सॉल्यूशन की है, तो क्या मैं अब यहां पर वेट बाय वेट परसेंटेज अगर निकालना चाहूं तो वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आएगा क्या, बोलो बेटा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी आएगा क्या। तो क्या मैं यहां पर 15/x के लिख करके आंसर खत्म कर सकता हूं क्या मेरा, बोलो। यस जल्दी बोलो यार। थर्ड, अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी में अभी तुम फॉर्मूला देख करके आए हो कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10/ma, क्या ये मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, ये देखो अभी तुमने देखा है, क्लियर है। तो
बड़ा ध्यान से अब यहां आओ, ये है 15 इंटू 10 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। अरे हाँ या ना, बोलो। क्लियर? तो कितना आ जाएगा यहां पर, इसको हटा दो और 15 में 6 का भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, तो 2 और ये 2.5, दैट मीन्स 5/2। बोलो आ गया क्या? 2.5 या 5/2 मोलर। बोलो बेटा, ये मोलरिटी आ गई क्या? और मोलरिटी आ गई तो चौथे नंबर पे आप स्ट्रेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अब स्ट्रेंथ क्या होगी? अरे भाई, स्ट्रेंथ निकालने के लिए ब्रेन थोड़ी चलाना है, फार्मूला चलाना है। ये रहा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। डन बेटा। तो देखिए, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी आई आपके पास में 2.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास होगा 16। ये लीजिए, मॉलिक्यूलर मास किसका? यूरिया का 16। तो देखिए, इसको हटा दूं तो 25 × 150 150। आ रही बात समझ में? 150 क्या आ गई? इसकी स्ट्रेंथ आ गई। बोलो, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से तुम लोग कर सकते हो क्या बेटा? बोलो भाई। अब क्या मैं इसी क्वेश्चन में पीपीएम, पीपीबी वगैरह सारी चीज निकलवा सकता था? हाँ या ना? ये लो, 5वां पॉइंट में बना देता हूं। पीपीएम क्या होगी? पीपीएम तो तुम पढ़ के आए हो कि वेट बाई वेट परसेंटेज या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे पीपीएम का क्या रोल होता है। ये रहा, आओ, ये रहा आपके पास में। देखो क्या होगा, जल्दी बोलो। वेट बाई वॉल्यूम इजिकल टू, अगर आपको पीपीएम निकालना है तो वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो, बात समझ में आई क्या? और वेट बाई वॉल्यूम अगर निकाल के लाए हैं हम, और वेट बाई वेट परसेंटेज से या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज से हम किसी भी चीज से पीपीएम, पीपीबी वगैरह सारी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, मुझे वेट बाई वेट परसेंटेज निकालनी है, निकाल के मैं ले आया तो मुझे पीपीएम निकालना है। तो पीपीएम का मतलब क्या होगा? वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10⁻⁴। तो क्या मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10⁻⁻⁴ लगा करके, तो वेट बाई वेट परसेंटेज मेरे पास में कितना आ रहा है? 15/x इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो, ये भी आंसर डाल सकता हूं क्या? सर +4। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? सर +4। +4, ये 10⁻⁴। ये लो बेटा, क्या ये आंसर मैं डाल सकता हूं? बोलो बेटा। तो एक ही क्वेश्चन से क्या सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन किया जा सकता है क्या? आपको एक चीज आनी चाहिए, और जब एक चीज आ गई तो आप सारी कंसंट्रेशन टर्म को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सही, यस या नो? अब इसके रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स बेटा मैं कल की क्लास में करा दूंगा। सॉरी फॉर टुडे, रीजन समझ में आ रहा होगा, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? आ रही है बात समझ में? तो बेटा कल की क्लास में मैं इसके आगे के न्यूमेरिकल्स, नॉर्मलिटी और इनके बीच में बनने वाला कोरिलेशन, मोलरिटी, ये सारी चीजें बाइंड अप कर दूंगा। क्लियर ना? 1 बजे मैं एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों की। अब डेली का टाइम 1 सवा 1 के बीच में रहेगा। 12:30 मतलब 12:45 से लेकर के 1 तक के बीच में मैं कभी भी मेरी सेकंड ग्रेड की क्लास स्टॉप करके आपकी स्टार्ट कर दूंगा। फिर क्योंकि इसके जस्ट बाद में IIT जैम की मेरी क्लास होती है और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की होती है। तो लेकिन अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।